आज हम बात करेंगे संविधान की, और संविधान के क्षेत्र से मैं ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे उनके पास ले चलता हूं जो आज संविधान के क्षेत्र से हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। तो सीधे ले चलता हूं जनाब शकील अहमद भारती साहब के पास। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि शकील अहमद भारती साहब को एडवोकेट के जो इनका करियर है वो 46 साल का हो चुका है जी। तो बाबूजी मैं ये चाहूंगा कि 46 साल के उस करियर को आप हमारे दर्शकों को जी बताएं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई थी। लेकिन मैं 46 साल से और पीछे जाना चाहूंगा। अच्छा जी। मेरे वालिदैन नानी नाना सब चंदौसी के रहने वाले हैं जी। मेरे वालिद चंदौसी के माने हुए डीड राइटर थे। अच्छा। हाँ, जितने शहर के टिपिकल दस्तावेज लिखे जाते थे सब वही लिखते थे। अच्छा। मेरे भाई जमील अहमद वारसी जी, वो भी अच्छे डीड राइटर थे। मेरा एक छोटा भाई वकील अहमद वारसी वो एडवोकेट था, उसका इंतकाल हो चुका है। जी जी। मैं खुद एडवोकेट हूँ। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। देखिए जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। मैंने हाई स्कूल साइंस साइड से किया और मेरी इच्छा ये थी कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊं। अच्छा। मगर बदकिस्मती मुझे कोई ताउन इस तरह का या कोई सरपरस्ती न मिल सकी जो मुझे गाइड करता और मैं मेडिकल लाइन में चला जाता। तो बाबूजी ये 46 साल का जो सफर आज वकालत का पूरा हो गया और आज आप ये बात बता रहे हैं, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा जी जी। कि आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं। मेडिकल लाइन में क्या कारण है साहब मेडिकल लाइन से गए? मुझे कोई गाइडलाइंस नहीं मिली। अच्छा। हाँ, जिससे भी मैंने मशवरा करा मिसगाइड कर दिया लोगों ने। अच्छा। हाँ, जो बहुत बड़ा बैड लक है समाज के लिए, क्योंकि मिसगाइड किसी को भी नहीं करना चाहिए जी। सही मशवरा देना चाहिए। मुझे मशवरा नहीं मिला। अच्छा। उसके बाद जो है फिर मैंने आर्ट साइड ज्वाइन कर ली और उसके बाद जो है मैंने फिर LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की जी और 81 से मैंने वकालत शुरू कर दी। 81 से? 81 यानी कि तक समथिंग 46 साल करीब। 46 साल हो गए जी। एक बात और बताना चाहूंगा कि जी इस वकालत का पेशा शुरू करने से पहले मेरा कोई उस्ताद नहीं रहा। मैंने किसी से काम नहीं सीखा, स्वयं संघर्ष किया। हाँ, पुरानी फाइलें देखता था मैं कोर्ट में जाकर उनसे बहुत कुछ सीखता था और मैंने डायरेक्ट काम शुरू कर दिया। और ऊपर वाली की बड़ी मेहरबानी रही कि मेरा काम शुरू से ही बहुत बढ़िया चला। एक स्टेज तो ऐसी आई कि एडवांस बुकिंग शुरू होने हुई। अच्छा। हाँ, एडवांस बुकिंग हो जाती थी कि भाई आप हमारी तरफ से वकील होंगे। अच्छा अच्छा। तो उस वक्त में हमारा क्षेत्र चंदौसी में डोमघर मुरादाबाद तक लगता था। मुरादाबाद जिला था पहले? मुरादाबाद जिला था जी। तो डोमघर है और उसके आगे और जाए थोड़ा सा तो ये कौन सा पुल कहलाता है जो संबल की तक रास्ता गागन। गागन के पुल तक क्षेत्र अधिकार चंदौसी न्यायालय को था। अच्छा। तो बाबूजी ये कहते हैं पहले तहसील बिलारी थी चंदौसी से पहले, वो क्या था मसला? ऐसा पहले तहसील चंदौसी में ही थी। अच्छा। बिलारी बाद में बनी। अच्छा। पहले चंदौसी में थी। अच्छा। आज भी इसका रिकॉर्ड मौजूद है। तहसील वाला स्कूल करके आज भी मशहूर है और तहसील वाली मस्जिद खुलजा गेट में आज भी मौजूद। अच्छा बाबूजी पुराने कागज अगर खंगाले जाएं तो वो बिलारी का नाम कहते हैं, तहसील आती है उसमें कुछ इस ऐसा पुराने कागजात, इससे भी पुराने कागजात अगर आप खंगालेंगे तो आपको तहसील चंदौसी ही मिलेगा। अच्छा। उसके बाद में रानी इंदिरा मोहनी जब यहाँ की MLA बनी जी तो वो तहसील बिलारी ले गई। तो हम बात कर रहे थे आपकी जर्नी की जी, तो उसको कंटिन्यू करते हैं कि किस तरीके से आपने कहा मेरा कोई उस्ताद नहीं रहा, तो फिर कैसे आप जो है आपने शुरुआत करी। हम बिल्कुल पीछे पहुंच जाते हैं, हम आपके कॉलेज के टाइम पे चलते हैं जी। आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और कैसे आपने की? मैंने हाई स्कूल FR इंटर कॉलेज से किया और उसके बाद में SM कॉलेज से मैंने शिक्षा ग्रहण की। अच्छा। और LLB की परीक्षा जो है मैंने KG कॉलेज मुरादाबाद से पास। तो इस शिक्षा के दौरान आपको कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानी बहुत बड़ी सामने आई। एक तो ये कि हमारा जो पैतृक मकान था वो छोटा था, जगह नहीं थी बैठने उठने तक की। तो मैं इतनी बता रहा हूँ कि इतना संघर्ष किया है मैंने कि मैं कंपनी बाग में जाके स्टडी करता था। अच्छा। अपनी किताब में ले जाता था, मैं स्टडी करता था। ये तो आपने बाबूजी वो फिल्मों वाला कहानी याद दिला दी, वो सच्ची कहानियां होती है जी कि वो मैं स्टडी करता था। अच्छा। और जब मैं LLB करके आया तो मैंने कई सीनियर वकीलों से कोशिश की वो मुझे काम सिखाना है। अच्छा। तो ये भी मेरी बदकिस्मती रही कि उन्होंने सामने मना कर दिया। अच्छा। टाल दिया। अच्छा। मैंने हिम्मत ना हारी और मैं पहले दिन से अपना ऑफिस खोल कर चैम्बर बना के मैंने काम शुरू कर दिया। तो शुरू में साल 6 महीने तो काम ना के बराबर था। उसके बाद जो है काम मेरा बहुत बढ़िया चला। आप समझ लो लीडिंग लायर में शुमार होने लगी, इतने केस रहते थे। तो बाबूजी जैसे अभी आप इस कचहरी में बैठ रहे हैं, तो पहले तो कचहरी ये दूसरी हुआ करती थी यहाँ पे, उसकी कुछ बातें बताइए। वो कितनी बड़ी कचहरी हुआ करती थी और जब आप थे तो उस वक्त कितने लॉयर हुआ करते थे? देखिए पुरानी कचहरी आज भी मौजूद है। हाँ। जो फुवारे के पास में है जी, गांधी पार्क के सामने। गांधी पार्क के सामने जी जी।
उसमें सिर्फ एक मुंसिफ होता था। अच्छा। और 12 वकील हुआ करते थे। अच्छा। मैं उस वक्त में LLB पास नहीं था। तो ये तो बहुत पहले की आप बात आ रही है, 81 से भी पहले। हाँ 81 में 12 वकील हुआ करते थे। हाँ। और कचहरी के सामने 12 दरी करके मशहूर है। अच्छा। नगर पालिका की बनी हुई इमारत है। हाँ हाँ। उसमें 12 ही चैम्बर होते थे, 2 खने। अच्छा अच्छा। पीछे वकील साहब बैठते थे, अगले खन में उनके मुंशी जी बैठते। अच्छा। जब 13वें वकील आए साबिर हुसैन एडवोकेट, अच्छा। तो उन्हें जगह की जरूरत पड़ी। उनके लिए जो है कचहरी के सामने जो मस्जिद है उसमें से दुकान निकाल के दी गई। तो 13 वकील हो गए। 13 हो गए। फिर इत्तेफाक ऐसा कह लीजिए कि जब कभी चौथ में आता था तो एक आधा इंतकाल कर जाता था। अच्छा। तो वहीं के वहीं अपने इतनी तादाद। तो बाबूजी पहले जो जैसे आज तो हम देखते हैं कचहरी में जाओ तो बहुत वकील हैं, बहुत काफी वकीलों की तादाद हो गई है। तो पहले वकील बनना नहीं चाहते थे या बनना बहुत मुश्किल होता था? बनना तो चाहते थे। हाँ। मगर ये शाही पेशा था। जो खाते पीते घराने के होते थे, राजा लोग होते थे, कोमल लोग होते थे, वही जो है इस तालीम को हासिल करते थे, क्योंकि बड़ा रॉयल पेशा था ये। वकील साहब। हाँ वकील साहब। हाँ। तो बाबूजी जैसे रॉयल पेशा तो होता था, लेकिन मेरा सवाल फिर से वही आ रहा है कि लोग बनना नहीं चाहते थे या मुश्किल था? बड़ा मुश्किल था। बड़ा मुश्किल। देखिए इसलिए मुश्किल था कि क्रीमी लेयर टाइप के वेल एजुकेटेड परिवार के या खाते पीते घराने के लोग कम होते थे। उस वक्त एजुकेशन का इतना चलन नहीं था, लिहाजा उनमें से ही वकील बन के आ जाते। जैसे उस वक्त होता था, हमने पुरानी फिल्में भी कभी हम देखते हैं तो बड़े सम्मान के साथ बुलाया जाता था, वकील साहब आ रहे हैं। देखिए इतना सम्मान होता था कि अदालत में वकील साहब जाते थे, आर्गूमेंट करते थे, आर्गूमेंट करके ऐसे ही लौटाते थे। अच्छा। तो चपरासी ऑर्डर शीट को लेकर उनके चैम्बर पे आता था दस्तखत कराने। और आज क्या नियम? आज नहीं है। आज तो आप बाहर कोई कागज नहीं आगा। हाँ। आपको दस्तखत करने है तो कोर्ट में ही करनी है। कोर्ट में ही करने हैं, इतना वो होता था। लेकिन मान लो कि जज के बराबर ही मुकाबला हो गया फिर। हाँ, तो एक तरीके से देखा जाए तो ऐसे ही था। तो आज उस दौरान जब ये सारी चीजें होती थी, तो जैसे मैंने थोड़ा सा कहीं सुना भी है कि वकील साहब से भी डायरेक्ट, जैसे आज जज साहब से कोई डायरेक्ट मिल नहीं सकता जी, तो वकील साहब से उस वक्त मिल लिया? हाँ, नहीं, उस वक्त में ऐसा था कि वकील साहब से डायरेक्ट नहीं मिलता था। अच्छा। मैंने बताया आपको कि 2 खने चैम्बर होते थे। हाँ। अंदर वाले खन में वकील साहब बैठते थे, बीच में पार्टीशन होता था, बीच में चिक पड़ी होती थी। जी जी। और बाहर वाले पोर्शन में मुंशी जी बैठते। जी जी जी। तो जो क्लाइंट आता था वो पहले मुंशी जी से कांटेक्ट करता था, फिर वकील साहब के पास जाए। नहीं, मुंशी ही वकील को बताता था। उसको ये भी अथॉरिटी नहीं थी कि वो मिलने? नहीं। ये तो अपने आप में बड़ा। हाँ, वकील साहब को नहीं मालूम होती थी हमारा कौन क्लाइंट है। क्लाइंट ने आन के बताया मुंशी को कि हमारे मुकदमे में आवाज लग गई है। मुंशी बता देते थे वकील साहब को, वकील साहब चले जाते थे आर्गुमेंट करने। तो बाबूजी जैसे आज जो है बहस वगैरह होती है किसी भी केसेस में, तो आज तो क्लाइंट भी वही होता है और वकील साहब भी वही होते हैं जी। तो उस दौरान जब बहस होती थी तो क्लाइंट होता था वहाँ मौजूद या नहीं? अंदर सिर्फ वकील होते थे। अच्छा। और अंदर चेयर पड़ी हुई होती थी। अच्छा। 10-12। क्लाइंट को जाने की इजाजत नहीं थी, जैसे आज सारे लोग। क्लाइंट बाहर रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा। वकील ही आरू करते थे। जब क्लाइंट से एविडेंस होती थी क्लाइंट की, हाँ, तब क्लाइंट अंदर जाता। अच्छा अच्छा। जैसे बाबूजी हम फिल्म में देखते हैं तो एक बहुत अच्छी सी अदालत लगी हुई होती है, जैसे सामने जजेस बैठे हुए होते हैं और इधर की तरफ जो है कुर्सियां लगी हुई होती हैं। ऐसी अदालतें होती थी पहले या शुरू से यहाँ की अदालतें ऐसी है? नहीं, अदालत ऐसी ही होती थी। बड़ी अदालत होती थी, ऊंचा डाइस होता था। हाँ, कुर्सियां लगी हुई होती थी। कुर्सी लगी होती थी। तो ये कैसे चेंज हो गया? ऐसा तादाद बढ़ती गई। अच्छा। हाकिम बढ़ते गए, मुकदमे बढ़ते गए, तो ये सब चेंज हो गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो जनाब शकील भारती साहब जो है सिविल केसेस देखते हैं और अदालत में मेरे ख्याल से क्राइम और सिविल ये 2 ही तो पेशे आते हैं। हाँ। तो जो ये हैं ये सिविल देखते हैं, तो थोड़ी सी जानकारी सिविल और क्राइम पे करते हैं। बाबूजी पहला सवाल मेरा ये है कि सिविल और क्राइम में क्या फर्क होता है? क्राइम अपराध से संबंधित मुकदमे होते हैं। ठीक है। सिविल के मुकदमे प्रॉपर्टी से संबंधित होते हैं। तो प्रॉपर्टी जैसे आप देखते हैं, सिविल देखते हैं? सिविल देखता हूँ। तो अगर आपके पास कोई क्रिमिनल केस आए तो आप नहीं लड़ सकते? लड़ सकते हैं। अच्छा। मगर उसमें दक्षता नहीं है। अच्छा। हाँ। ये क्या होता है, थोड़ा डिटेल में बताएं। दक्षता का मतलब ये कि उसमें महारत नहीं है। इसकी पढ़ाई बाबूजी अलग अलग होती है? पढ़ाई सब होती है। अच्छा। क्रिमिनल साइड भी पढ़ना पड़ता है, सिविल साइड भी पढ़ना पड़ता है। अच्छा अच्छा। बाद में आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आप किस में रुचि ले रहे हैं। हाँ। उसी में वकालत शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो इनकी धाराएं भी अलग होती होंगी? नहीं, क्रिमिनल साइड के अलग एक्ट होते हैं। अच्छा। सिविल साइड के अलग एक्ट होते हैं। तो ऐसे जजों के लिए भी होता है कि वो दोनों पढ़ते हैं? जजों को दोनों पढ़ना पड़ता है। दोनों पढ़ने पड़ते हैं। जजों के सामने दोनों मुकदमे आते हैं, क्रिमिनल साइड के भी आते हैं, सिविल साइड के भी। तो जैसे ये जज होते हैं कि सिविल के अलग होते हैं, क्राइम के अलग होते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होता है? नहीं, ये सिविल के और क्रिमिनल के एक ही जज होते हैं। अच्छा। कहीं कहीं ऐसा सिस्टम है कि क्राइम से संबंधित मुकदमे उनके लिए मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर देते हैं। अच्छा।
तो क्राइम के जो मुकदमे होते हैं वो मजिस्ट्रेट तय करते हैं, मजिस्ट्रेट तय करेंगे। और जो सिविल के मुकदमे होते हैं वो सिविल जज तय करते हैं। तो बाबूजी कोई एक ऐसा कोई वाकया बताओ जो आपकी लाइफ में आया हो, कोई एक ऐसा केस जो बड़ा टिपिकल रहा हो और आपने फिर उसको बड़े मुश्किल से मुकाम तक पहुंचा दिया हो। देखिए मुकदमे तो टिपिकल ही होते हैं। अच्छा, आप टिपिकल समझो टिपिकल है, और साधारण समझो तो साधारण है। हाँ। तो मुकदमे को तो हम यही समझ के लड़ते हैं कि भाई टिपिकल ही है। किसी भी मुकदमे को जो है आसान नहीं समझ सकते। तो बाबूजी जैसे अभी जो नौजवान है हमारे सारे, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पहले 12 आपने बताया कि 12 या 13 वकील हुआ करते थे, तो आज तो हम देखते हैं कि कचहरी में बहुत सारे वकील होते हैं। और बहुत जो मैं समझता हूँ कि एक दौर आया था, तो जो पिछले आज से 5-10 साल पहले चले जाओ तो जिसे भी देखो वो MBA कर रहा था, एक चाल चल गई थी। ऐसी इस वक्त वकीलों की चाल चली हुई है। इतने सारे वकील हो गए बाबूजी, क्या आगे का मतलब इनका फ्यूचर क्या है? देखिए पहले एक मुंसिफ हुआ करता था। अच्छा। और वकीलों की तादाद मुख्तसर थी, कम थी। अच्छा। जब मैंने वकालत शुरू करी तो उस वक्त 50-60 के आसपास वकील थे। अच्छा। तो उसके बाद में 2 एडिशनल मुंसिफ बने। अच्छा। 3 अदालतें हो गई। और उसके बाद जो है चलता रहा मुकदमे, फिर कोर्ट इधर आ गई। LLB का जो क्राइटेरिया है, जो चार्म है, वो किस लिए बढ़ा? एक तो खेप की खेप वकीलों की आ रही है, कॉलेजेस बहुत हो गए लाके। अकेले चंदूसी में 3 कॉलेज हैं। थोड़ा सा आगे बढ़िए तो लाला का सैसपुर में एक कॉलेज है, और थोड़ा सा आगे बढ़िए तो कुन्नरकी में ला कॉलेज है, और बढ़िए मोहाबाद में ला कॉलेज है। हर जगह ला कॉलेज हो गए। तो एक अंदाज से बता रहा हूँ, एक कॉलेज से हर साल करीब 600 बच्चे निकले, तो 1800 तो हमारे चंदूसी से निकले। कहाँ जाएंगे फिर? कहाँ जाएंगे वो? नहीं, मेरा सवाल बाबूजी फिर वही आ रहा है, क्या फ्यूचर है फिर? देखिए फ्यूचर जो है वो आपके हाथ में है। अगर आप मेहनत करते हैं, मुकदमे बढ़िया तरह से डील करते हैं, बढ़िया तरीके से आरू करते हैं, तो आपका फ्यूचर है, वरना तो बहुत भीड़ है। तो बाबूजी जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई मैं हूं या कोई भी एक व्यक्ति है, उसने इस सोच में कि मैं एक दिन बड़ा लॉयर बनूंगा, उसने वकालत करी और अब उसकी जो वकालत थी वो कंप्लीट हो चुकी और उसको डिग्री भी मिल गई जी। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा वकालत के बाद ये जो वकील का पेशा मोहर लगती है उसके ऊपर कि हाँ मोहर लग गई, जो वो पढ़ाई करता है अपनी, उसके बाद वो मोहर कैसे लगती है, वो थोड़ा सा प्रोसेस। LLB करने के बाद बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है। अगर यूपी का तो बार काउंसिल ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। वहां से रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आपको ऑल इंडिया बार काउंसिल का एक एग्जाम पास करना होगा। अच्छा। तब आप वकालत करने के लिए। तो ये पहले भी हुआ करता था या पहले नहीं था? पहले ऑल इंडिया बार काउंसिल का नहीं था। अच्छा। यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। ठीक है। तो वो आपने करा लिया, तब आप पे मोहर लग गई कि आप वकील हो गए। उसके बाद में उस युवा को क्या प्रोसेस होता है जो वो एक अच्छा मकाम हासिल कर गया और कचहरी के अंदर एंटर? ये मैंने बताया कि पहले यूपी बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में ऑल इंडिया बार काउंसिल से एग्जाम पास करके रजिस्ट्रेशन होगा। जी जी। उसके बाद में एक COP लफ्ज होता है। अच्छा, COP ये इसका क्या मतलब? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब ये होगा कि ये पता होना चाहिए कि कौन कौन वकील हमारे यहाँ वकालत कर रहे हैं। ठीक है। तो उसका भी सर्टिफिकेट इशू होता है। अच्छा। ये भी बार काउंसिल इशू करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखिए भीड़ तंत्र बहुत है, बहुत भीड़ है, सभी तरह के वकील हैं, उसमें कुछ मेहनत करते हैं, कुछ मेहनत नहीं करते हैं। जो मेहनत करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो मेहनत नहीं करते वो अपने भीड़ में रह जाते हैं। तो अभी अपने यहाँ पे युवा कितने वकील होंगे? मैं चंदोसी की बात करूँ तो हमारे चंदोसी में युवा वकील होंगे 80% कम से कम, और 20% अपने एजेड हैं। एजेड थोड़े एजेड, तो मतलब रिटायरमेंट की तरफ है। रिटायरमेंट 10% रिटायरमेंट के करीब है। 80% का क्या एम होता है, मतलब वो क्या कचहरी में रहते हैं? मैं जहाँ तक समझता हूँ 80% ने वकालत इसलिए की है कि हम जो है वकालत की आड़ में अब ठीक है, वो अपना उनका एक अपना मसला है, अपनी सेफ्टी करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी सेफ्टी करेंगे। अब एक बात आप सोचिए, जिसने LLB पास कर ली, जरूरी नहीं है उसने लॉ की नॉलेज हो, उसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, किसी के पास काम सीखना पड़ेगा। जी जी जी, तभी वो अच्छा वकील बन सकता है। जी 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 जी। एक बात और बता दूंगा आपको, किताबों में लॉ बुक्स जो है उनमें बहुत कुछ लिखा होता है, और मैं ये मानता हूँ कि उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता। और क्यों नहीं होता? उनको एक्सप्लेन करना है किस तरीके से, किस तरह से एक्सप्लेन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आती हैं, वो उनका अपना विवेक, अपने मत होते हैं। अब हम उसे किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कोर्ट में, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे रूलिंग को लागू कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने अपनी योग्यता है। अच्छा बाबूजी, जैसे हमने पुरानी फिल्मों में देखा है, ऐसा ये कहाँ तक सच है या झूठ है, क्या है? जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि फिल्मों में देखा है हमने, जो वो मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमें तो पता नहीं क्या होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो
जिसका मुकदमा चल रहा होता है, जो केस होता है, वो उनसे जब सरकारी वकील उनको दिया जाता है तो कहते हैं मैं अपना केस खुद ही लड़ूंगा। पॉसिबल है ऐसा अपना केस लड़ सकता है? अब भी ऐसा प्रोविजन है। अच्छा, अगर कोई आदमी अपना मुकदमा खुद लड़ना चाहे तो खुद लड़ सकता है, और अगर खुद न लड़ना चाहे, उसके पास आर्थिक स्थिति दयनीय है, कमजोर है, तो वो उसे सरकार की तरफ से वकील मिल जाता है। तो ये प्रोविजन है इसका। तो ये भी कानून का एक हिस्सा है। अच्छा बाबूजी, थोड़ा सा हम फिर पीछे जाते हैं, थोड़ा सा हमारा पार्ट वो छूट गया। जैसे आपने बताया कि आप मेडिकल के स्टूडेंट बनना चाहते थे जी, है, और आप बन गए लॉयर, ठीक है, और 46 साल कर लिया आपने कंप्लीट जी। तो कभी आप मिस करते हैं कि मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहता था और कहाँ मैं ये वकील बन गया? ऐसा महसूस तो होती है ये बात। अच्छा, कि वही लाइन अच्छी थी, ये लाइन अच्छी नहीं है, उसमें ज्यादा सेवा कर लेते जनता की। अच्छा, इसमें इतनी सेवा नहीं हो पाती। तो अभी ये पूछना चाहता हूँ कि वहां से आपका ड्रॉप क्यों हुआ? क्या वो ऐसा वो रहा कि जो आप वकालत में आ गए? उचित परामर्श नहीं मिला। अच्छा, देखिए, बच्चा कोरा कागज होता है उसका जहन, जो उस पर छाप दे, उसे सरपरस्ती की जरूरत होती है, उचित परामर्श की जरूरत होती है। अगर उसे उचित परामर्श नहीं मिला है, सरपरस्ती सही ढंग से नहीं मिल पाई है, तो वो भटका हुआ मुसाफिर है। तो जैसे आप जब स्टडी कर रहे थे तो आपके फैमिली में भी तो काफी लोग, जैसे आपने बताया, उन्होंने थोड़ा गाइडेंस नहीं दिया? कि मेरी फैमिली में जो है वो फादर डी राइटर थे, तो उनका मेडिकल लाइन से कोई ताल्लुक नहीं था। मेरे भाई बड़े, वो भी डी राइटर थे। इसका थोड़ा बाबूजी डिटेल बताओ, ये है क्या? क्योंकि सुनने वालों को पता नहीं डी राइटर क्या होता है। डी राइटर वो होते हैं जो बैनामे या हिवनामे या दस्तावेज लिखते हैं। अच्छा बाबूजी, पहले उस दौरान तो उर्दू में लिखा जाता होगा जी, तो ये कब चेंज हुआ उर्दू से हिंदी में? कब आया? सबसे पहले फारसी में लिखे जाते थे। अच्छा, फारसी में लिखे जाते थे। उसके बाद में फिर उर्दू जुबान में लिखे जाने लगे, और उर्दू जुबान के बाद में जब मुल्क हमारा आजाद हुआ तो थोड़ा थोड़ा हिंदी शुरुआत हुई। अच्छा, जब हिंदी शुरुआत हुई तो हिंदी में लिखे जाने लगे। फिर भी मैं समझता हूँ कम से कम 1960 तक जो है उर्दू में दस्तावेज लिखे हुए मिल जाएंगे। तो जैसे आज के समय में अगर कोई बहुत पुराने 100 साल पुराने या 150 साल पुराने कागज फारसी के निकाल के लिया है जी, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं? उसको ट्रांसलेट करने के लिए उस फारसी जुबान का जानने वाला जरूरी है। अच्छा बाबूजी, सपोज कीजिए कि फारसी जुबान का जानने वाला जरूरी है, उसे लेके आ गए, अब डिपेंड भी उसी पे ही है। हाँ। उसने कुछ गलत लिख दिया तो ये कैसे क्लियर होगा? उसका हम पहले अनुवाद कराएंगे और उसकी दस्तखत कराएंगे, मोहर लगवाएंगे उसकी, और वो वेरीफाई होना चाहिए। वो वेरीफाई होना चाहिए, वो शख्स भी वेरीफाई होना चाहिए। तो वो शख्स कोई भी हो सकता है या कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी हो सकता है? तो अगर मान लो इस तरीके से वो करते हैं कोई और उसने कर दिया तो उस पर क्या? फिर अगर मान लो उन्होंने गलत हिंदी रूपांतर कर दिया तो उसका उस पे दंड बनेगा। नहीं, कोर्ट ये कैसे, जैसे कोई एक आम आदमी है, एक आम आदमी का कोई मतलब 200 साल पहले या 300 साल पहले का कुछ चीज है, और एक आम आदमी से, जैसे आपने बताया कि उससे करा लिया अनुवाद, ठीक है, उसने कर भी दिया, क्या कोर्ट एक आम आदमी की चीज को मान लेगा? अनुवाद करने वाले को अनुवादक कहेंगे, अनुवादक के हस्ताक्षर उसकी मोहर होनी चाहिए, ठीक है, और उसे ऑथेंटिकेटेड करना है तो जो वकील साहब है उनसे वेरीफाई करा ले। तो बाबूजी, अभी जो है मैं थोड़ा सा फिर वही जानना चाहता हूँ कि जब हम आप चलते हैं पहले, बिल्कुल पीछे शुरुआत में करते हैं, तो अभी आपकी एज कितनी हो गई? नियर अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड। हाँ, अभी आपकी वकालत चल रही है, तो अभी कोई रिटायरमेंट का प्लान है अभी और चलेगी 10-20 साल? अभी मेरा तो कोई प्लान है नहीं। जब तक जिस्म साथ दे रहा है मैं वकालत करता रहूं। तो अभी तक बाबूजी कितने केसेस आपने लड़ लिए होंगे? कई हजार केस लड़ लिए। अच्छा, कई हजार, तो 10,000 केस लड़ लिए। 10,000। तो बाबूजी आपका भी कोई रिकॉर्ड बनता है कि इतने केसेस लड़ लिए? नहीं, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अच्छा बाबूजी, जैसे आपका 46 साल का करियर हो गया जी है, और ये बार काउंसलिंग के चुनाव होते हैं, कभी ऐसा मन में नहीं आया कि चुनाव लड़ा जाए इस बार? ऐसा चुनाव एल्डर कमेटी कराती है। अच्छा, मैं पहले चुनाव लड़ा हूँ। अच्छा, सन 86 में मैं बार का प्रेसिडेंट था। अच्छा, अच्छा, और 1.5 साल प्रेसिडेंट रहा। ये तो साल भर के नहीं चुने जाते हैं। पहले 1.5 साल हुआ करता था? साल भर हुआ करता था। अच्छा, मैं 1.5 साल। कैसे? नया चुनाव नहीं कराया। अच्छा, जैसे समझा नहीं मैं थोड़ा सा। नया ऐसा होता, सन 86 में प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है, साल भर बाद में चुनाव करा देना चाहिए था, ठीक है, मगर बाद में असंतोष था थोड़ा। अच्छा, तो ये सोचते हुए अभी असंतोष है, थोड़ा संतोष हो जाए तो लंबा खिंच गया वो, तो आप ही पे जिम्मेदारी रही। वो करीब 18 महीने हम पे जिम्मेदारी रही। तो अब आपका कभी मन नहीं होता कैसे अब लड़ा जाए? क्योंकि उसके बाद में मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहा। अच्छा, और सेक्रेटरी भी रहा। अच्छा, और विभिन्न पदों पर मैं रहा। अच्छा, अब आप इनमें मुझसे सवाल करके आपका मन होता नहीं होता। अब मैं एल्डर कमेटी में हूँ। अच्छा, एल्डर कमेटी 5 लोगों की एल्डर कमेटी है। अच्छा, जो सीनियर मोस्ट वकील है उनकी एल्डर कमेटी बना दी जाती है, यही लोग इलेक्शन कराते हैं। अच्छा, 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 तो आपके सरपरस्ती में इलेक्शन होता है? जितने भी इलेक्शन होंगे बार से संबंधित, वो एल्डर कमेटी ही कराएगी। अच्छा बाबू, जैसे ये बार के जो अध्यक्ष होते हैं इनका क्या ड्यूटी होती है, क्या दायित्व होता है? जैसे एक एमएलए है। देखिए, बार के जो अध्यक्ष होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव है वकीलों के।
वकीलों की कोई समस्या है, हाँ, जेन्युइन समस्या है, तो वो उस समस्या को समाधान कराने के लिए, जैसे मान लो चैम्बर्स की समस्या होती है ज्यादातर, हाँ, चैम्बर नहीं है, हाँ, तो चैम्बर को अदालत से कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज से कह सकते हैं, हाई कोर्ट में कह सकते हैं, एजे से कह सकते हैं कि साहब वकीलों को चैम्बर्स की परेशानी है। अच्छा, ये सारी सुविधाएं वो कराएंगे जी। तो बाबूजी आपने हमने बाबूजी के साथ बहुत सारे सवाल जवाब करे और बड़ी बेबाकी से उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये सारा पैसा होता है और किस तरीके से इस लाइन में जो नए युवा आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। अब हम बाबूजी से पूछेंगे कि जो नए युवा आ रहे हैं उनको इस लाइन में आके सबसे पहले किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बाबूजी का जो करियर है ऐसे मान के चलो कि ये अर्धशतक की ओर है और अर्धशतक लगा देंगे, क्योंकि अभी इनका 10-20 साल रिटायर का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो बाबूजी जो नए युवा आ रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करूंगा। हाँ। विवेकानंद लॉ कॉलेज, एसएम लॉ कॉलेज, इनके मूट कोर्ट में भी मैं जज की हैसियत से जाता हूँ। तो उसमें क्या कार्य करते हैं आप? उसमें एक कोड लगाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से कोड लगती है। तो आप जज बनते हैं उसमें? जज बनते हैं हम 5 लोग। अच्छा। हाँ। वहाँ पर भी सवाल उठता है कि भाई इन्हें बताइए कि आगे क्या करें। हाँ, तो वही हमारे बहुत सारे युवा आ रहे हैं नए, उनके बारे में तो मैं ये बताऊंगा। हाँ। पहले तो आप ये समझो संघर्षित जीवन है, ये मान के चला। ठीक है। जिसने संघर्ष कर लिया वो कामयाब हो गया। दूसरी बात समझे, आप जो है सेवा करने के लिए आए। अच्छा। और निःशुल्क सेवा तो नहीं करेंगे, खैर पैसे भी लेंगे, मगर जितने पैसे लेने उतना काम जरूर करें। बिल्कुल। अब उसके लिए क्या करना है, देखिए आप जो है फाइल को खूब बारीकी से पढ़िए, बार बार पढ़िए, तो उससे कोई ना कोई नई बात आपके सामने आएगी। उसके अलावा उस फाइल से रिलेटेड लॉ क्या कह रहा है उस लॉ की स्टडी करिए, और उसके बाद में फिर आप दमदार तरीके से अदालत में अपने आर्गुमेंट रखिए। अब अगर मान लो आपने कोई स्टडी नहीं की है, तैयारी कुछ नहीं है, और फाइल आपने पढ़ी नहीं है, एक्ट आपने पढ़ी नहीं है, तो कोर्ट में सिवाय इसके कि आप ये कोशिश करोगे तारीख मिल जाएगा कैसी, इसके आगे नहीं जा सकते। तो एक अच्छे वकील बनने की भी ये निशानी नहीं है। अगर अच्छा वकील बनना है तो ये सारी चीजें आप कम से कम 2 घंटे की स्टडी जरूर रखें। तो जो युवा हैं उनके लिए मैसेज है। हाँ, 2 घंटे जरूर स्टडी करें। 2 घंटे जरूर स्टडी करें, उन्हें फायदा होगा। और बार बार पढ़ें। हाँ। और नॉलेज को अपडेट रखें। अच्छा। नॉलेज अपडेट कैसे रहेगी? मोबाइल देख रहे हो आप, मोबाइल में इधर उधर की चीजें मत देखो, मोबाइल में लॉ से रिलेटेड चीजें देखिए, जनरल नॉलेज की चीजें देखिए, अखबार पढ़िए, अखबार में बहुत सी चीजें आती हैं। जी। बुक्स मंगाइए, अगर बुक्स नहीं है तो कंप्यूटर पे या मोबाइल पे आपके वो लॉ पॉइंट आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल आ जाएंगे, उनसे देखिए। जी। तो आपको उससे काफी मदद मिलेगी। अब आपको मदद नहीं लेनी है तो आप कुछ भी मत करिए। बाबूजी का कहने का मतलब यह है कि अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं और इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो फुल तैयारी के साथ जाइए। जब आप किसी का केस लेते हैं तो आप किसी की जिम्मेदारी लेते हैं, और जिम्मेदारी अगर आपके कंधों पे आ रही है तो उसको बखूबी निभाइए। उसको पहले रिसर्च कीजिए कि किस तरीके से हमें केस लड़ना है और जज के सामने जाना है, तभी आप एक काबिल वकील बन पाएंगे। सीनियर्स का सम्मान कीजिए आप। जी। सीनियर्स का सम्मान करेंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ बता देगा। अच्छा बाबूजी, अब बात चल पड़ी है, थोड़ा सा और हम बात करते हैं इसमें। तो जैसे रैंकिंग होती थी पहले स्कूलों में, ऐसे वकालत लाइन में भी होती है? हाँ, वकालत लाइन में भी पहले होती थी, अब नहीं होती है। अब नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती और पहले क्यों होती थी? पहले इसलिए नहीं होती थी, जितने सीनियर्स होते थे वो जूनियर्स को कम गलदानते थे, मतलब जैसे कम वो तवज्जो देते थे। और अब तो खैर सवाल ही बना, अब तो जूनियर ही तवज्जो देते तो बहुत समझो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बहुत बढ़ गए जूनियर्स। अच्छा। और वो कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते। तो अच्छा, वैसे भी समझ आप, हाँ। हम उनसे कोई पैसे नहीं लेते, उनका हम पे कोई अधिकार नहीं है काम सीखने का। वो हमसे कब सीख सकते हैं? वो हमारे पास आए, हम अगर उनसे खुश हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ गुर की बात जरूर बताएंगे। अब खुश कैसे होंगे? हमारी सेवा करो थोड़ी, हमसे पूछो, टाइम बाई टाइम कोई कानूनी बात आवे, एक डायरी रखो अपने पास, कोई नई बात आए उसे नोट कर लो, वो हमसे डिस्कशन कर लो। जी। और अगर आप ये समझो नहीं हम तो LLB करके आए और ये भी LLB करूंगी, तो हम क्यों पूछें इनसे? तो वहीं के वहीं रह जाओगे आप। लेकिन जो वो एक्सपीरियंस है 46-50 साल का, वो कैसे मिल पाएगा? तो जैसे बाबूजी अब बात निकली, थोड़ा सा और मैं जानना चाहता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति ने वकालत करी, तो अब जैसे ये तो लोकल कोर्ट हो गई, जैसे कि DJ तक है अपने चंदोसी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट जज तक है, हाई कोर्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गई, तो क्या यही वकील वहां भी जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं? उसके लिए कुछ अलग करना पड़ता है? हम एडवोकेट हैं, हम ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहें तो वहाँ हमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अच्छा, जैसे बाबूजी ये भी लगता है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उसमें कुछ ऐसा भी वो बताना पड़ता है कि हमारी जो सर्विसेज है इतने साल की हो चुकी है, उसका भी कुछ फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। अच्छा। आपको रजिस्ट्रेशन कराइए आप वहाँ।
ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में वहाँ पे भी वकालत कर सकते हैं। तो यहाँ के रजिस्ट्रेशन और वहाँ के रजिस्ट्रेशन में कुछ फर्क? हमारा रजिस्ट्रेशन जो है यूपी से है। अच्छा। यूपी बार काउंसिल से है। ठीक है। अब दिल्ली हम मान लो वकालत करने जाने हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अच्छा बाबूजी, जैसे हम सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि भाई 3 जजों की अदालत बैठी है या 1 जज की अदालत बैठी है या 5 जजों की अदालत बैठी है, वो क्यों बैठती है, क्या है? ऐसा होता है, एक चीफ जस्टिस होता है, बगात जज होते हैं। ठीक है। तो काम का बंटवारा कर देते हैं वो। ठीक है। सिंगल बेंच सुनेगी, ठीक है, सिंगल जज सुनेगा, डबल बेंच सुनेगी। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जेन्युइन टाइप के, हाई लेवल के, जो ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं जिनकी दूसरे देशों में भी जो है बात जाएगी, चर्चा होगी। यस यस। तो उसके लिए ज्यादा जजों की बेंच बना देते हैं। कोई ऐसा मैटर है जो 7 जने हित का है, तो उसमें ज्यादा जजों की बना देते हैं, बेंच बना। तो जैसे अपना ये जो रोस्टर बोलते हैं, रोस्टर जी, काम का देना, काम चीफ जस्टिस दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं बाबूजी? सुप्रीम कोर्ट में काफी जज होते हैं। कितने? फिर भी जो बेंच लगती है वहाँ पे, बेंच तो 5-5 की, 6-6 की लगती हैं, 2-2 की लगती हैं, सिंगल बेंच भी होती है। 300-400 जज तो होती हैं। 300-400 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं? ये तो पहली बार पता लग रहा है हमें। और उनके ऊपर जो एक सुपीरियर होते हैं, जो जिसको चीफ जस्टिस होते हैं, वो सिंगल होते हैं। वो सबको काम बांटते हैं। सबको काम। और तो बाबूजी थोड़ा सा ये मैं और जानकारी चाहूंगा, जो उनके नीचे आते हैं और जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी पावर में कोई अंतर होता है? चीफ जस्टिस तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। और बगा उनके मातहत है। काम को जो है चीफ जस्टिस ही नहीं, जैसे कि हम सुनते हैं कि भाई ये केस जो है 3 जजों की बेंच बना दी। हाँ। और ये उसमें गया। हाँ। उन्होंने कोई फैसला दे दिया, तो क्या वो चीफ जस्टिस से पूछते हैं पहले, या वो उनको अथॉरिटी है कि वो कर सकते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाएगा। और जो बड़े केस आते हैं वो चीफ जस्टिस सुनते हैं? चीफ जस्टिस कम सुनते हैं। अच्छा। और सुनने पे उनकी रोक नहीं है, सुन सकते हैं। तो जैसे बाबूजी ये फाइलें जाती हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी, तो ये कैसे डिसाइड होता है? ऐसा रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है। अच्छा। वहां से डिस्प्यूट हो जाती है। ये इसका ऐसा नहीं होता है कि कोई और करेगा, ये जो एक पूरा एक बना हुआ है उसके तहत ही एक चैनल है, एक प्रॉपर चैनल है, उसके तहत ही वहां प्रॉपर प्रोसीजर है। हाँ। उसके तहत जो है फाइनल। अच्छा, जैसे जो नए युवा वकील बन रहे हैं, जो यहाँ के वकील हैं, कई लड़कों से मेरी बात होती है, तो उनका कहना ये होता है कि हमने वकालत तो कर ली। उनके लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि वो क्या करें। उन्होंने वकालत तो कर ली, अब वो कहते हैं कि हम यहाँ की अदालत में नहीं बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? वो हम सीधे दिल्ली या हाई कोर्ट बैठेंगे। तो मेरा सवाल यही है, पहले आप सवाल पूछ लूं। मेरा सवाल ये है कि जो उन्होंने अभी ताजा वकालत करी और वो यहाँ नहीं बैठना चाहते, वो कहते हैं कि अरे यहाँ क्या बैठेंगे, हम तो सीधा दिल्ली या जो है सुप्रीम कोर्ट बैठना चाहेंगे, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, लोअर कोर्ट में ही बुनियाद रखी जाती है और उस बुनियाद पर ही जो मुकदमे होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं। ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले लोअर कोर्ट में जरूर बैठें। अच्छा। यहाँ 1-2 साल ही बैठें, उसके बाद में अपने इलाहाबाद चले जाएं या सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, मगर लोअर कोर्ट में 1-2 साल प्रैक्टिस जरूर करें। उसका क्या फायदा होगा बाबूजी? बुनियाद रखी जाती है, बुनियाद रखी जाएगी, तो जैसे बेसिक नॉलेज यहीं से मिलेगी। अब जैसे बाबूजी यहाँ पे भी बहुत भीड़ होती है, इससे 10 गुना भीड़ वहां पे होगी। आप एक चीज देखें, जो ज्यादा नॉलेजदार है, जो ज्यादा जानकारी रखता है, वो अपना स्थान अपने आप बना लेगा। जी हाँ। आप एक चीज देखें कि कहीं पर जो है कुछ जंतु इकट्ठे हो गए, उसमें कुछ कमजोर होंगे, कमजोर से मतलब कम दिमाग के, कम नॉलेज के, कुछ ज्यादा उसके होंगे, उन पे हावी हो जाते हैं। तो आप यहाँ बुनियाद अगर आपकी मजबूत है, यहाँ से आप तैयारी करके गए हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अच्छा बाबूजी, अगर आपको नॉलेज यहाँ की भी नहीं है, तो हम जाकर क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात। तो ये हमारे युवाओं के लिए बाबूजी ने एक जो है वो कहते हैं ना, वो एक रामबाण दिया है। तो जो नए युवा हमारे वकालत कर रहे हैं, जो मुझसे भी मिले हैं कई बार, अगर वो सुन रहे हैं वैसा, तो भैया पहले वहां ना जाकर के छोटी अदालतों में करो, उसके बाद आगे 1-2 साल जरूर करें। ये आपको बहुत बढ़िया सवाल बताया, जवाब बताया। अच्छा बाबूजी, एक चीज देखिए, मैंने एक अब तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो डिबेट होती है, जिदे होती है, वो लाइव वायरल होने लगी है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हमारी बात जाएगी बात ऐसे उसमें होने लगी है। तो हाई कोर्ट का था एक केस ऐसे ही, और एक लड़का था और वो जज से जो है बात कर रहा था, बहस कर रहा था किसी चीज पे, और उसकी जो उसकी वर्डिंग थी, वो ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा था, बहुत शानदार लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा था। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद क्या था, और हाई कोर्ट के जज थे। तो उन्होंने पहले तो रोका उसको और उन्होंने उससे पूछा कि कहाँ से पढ़े हो तुम? तो उसने बोला कि मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूँ, ऑक्सफोर्ड से, लंदन से। तो बाबूजी कैसे पहचान लिया उन्होंने? देखिए, टैलेंटेड पर्सन जो होते हैं उनकी पहचान अलग हो जाती है। और उन्होंने ये भी कहा, जो उनके सीनियर थे, कि इनका नाम नोट कर ले। देखिए, एक बात और समझा,
लोअर कोर्ट में भी हाँ, अधिकारी कुछ ही वकीलों को नाम से जानता है, हाँ, हाँ, बाई फेस कुछ वकीलों को जानता है, बकाया के बारे में नहीं जानता कि ये हाँ, इनकी क्या नाम है, हाँ, हाँ, इनका क्या स्टेटस है, हाँ, हाँ, और उन्हीं वकीलों को अलग सम्मान मिलता है। हाँ, हाँ, क्यों? हाँ, क्यों? उनमें उस तरह की नॉलेज है। नॉलेज है। तो जो वो तर्क दे रहे थे, तो जो हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने खुद कहा हाँ हाँ अपने जो उनके जो नीचे बैठे होते हैं कि इनका नाम नोट कर लेना, और वो मेरे ख्याल से मुझे नाम याद आ रहा है, आरएस या ऐसे कुछ नाम था उनका। तो जैसे कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया जी। तो उसको फिर यहाँ क्या करना होता है? यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा उसे, बस और यहाँ प्रैक्टिस शुरू कर दे। तो जैसे बाबूजी हम जो छोटी अदालतें होती हैं या हिंदी में जिरह हो जाती है, जी, तो क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केवल इंग्लिश में ही जिरह होती है? इंग्लिश में ही जिरह होती है ज्यादातर। अच्छा। जजमेंट अब आन के हिंदी में भी आने लगे हैं। यहाँ पे भी होती है इंग्लिश में छोटी अदालत? यहाँ जो अंग्रेजी जानता है वो अंग्रेजी में आर्गुमेंट कर लेता है। अच्छा, तो मैंने ऐसा सुना है कि सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है वहाँ पे हिंदी में जिरह होगी नहीं है, वो वहाँ पे इंग्लिश में ही होगी, ऐसा कुछ? आर्गुमेंट हिंदी में भी हो जाते हैं। अच्छा। बाकी जो है ज्यादातर जजमेंट अंग्रेजी में होते हैं। फिर एक बात और आती है, देखिए इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दुनिया जाती है। हाँ दुनिया जाती है। नए साथियों से मैं फिर कहूंगा कि इंग्लिश भी अच्छी करें, तो उसका अपना अलग असर होगा। बिल्कुल। और इंग्लिश अच्छी करने के लिए बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, ग्रामर थोड़ी सी सीख लें, और सिर्फ 5 लफ्ज रोजाना, सिर्फ 5 लफ्ज अच्छा अंग्रेजी के रिमाइंड करें, 5 लफ्ज रोजाना पर डे वो बना लें अपना कि 5 एक डायरी जैसी बना लें, 5 लफ्ज अंग्रेजी के देख लें, उनमें उनकी हिंदी क्या हुई, उन्हें 5 लफ्ज अगर रोजाना रट लें तो एक महीने में 150 लफ्ज रट जाएंगे। अच्छा, 5 या 15 150 हो गए, 50 हो गए, और साल भर उन्होंने कर ली तो कितने लफ्ज हो गए? काफी हो गए फिर तो। याद कर लें, कम से कम याद कर लेंगे। तो देखिए बाबूजी बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको शब्द याद कर ले, इंग्लिश पे जोर जरा पकड़ना चाहिए आपको, क्योंकि इंग्लिश में जो जिरह होती है उसका अलग ही मतलब होता है, अलग असर होता है, और जस्ट पे भी इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा असर पड़ता है, पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है। यस। तो बाबूजी मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने जो 46 साल जिंदगी के यहाँ पे गुजार दी, कभी ऐसा मौका मिला कि हाई कोर्ट में जाके आपने कभी कोई केस वगैरह? नहीं, मेरा ऐसा इत्तेफाक नहीं। यहीं चंदौसी में रहे? चंदौसी में रहे। ये जो पहली वाली अदालत थी हमारी, तो आप कौन से सन तक यहाँ पे रही थी? ये 98 तक रही। 98 तक रही। 98 तक यहाँ रही। और यहाँ से वहां चली क्यों गई? यहाँ जगह कम थी। अच्छा। अधिकारी बढ़ाने थे। अच्छा। केस का वर्कलोड बहुत ज्यादा था। अच्छा। तो अधिकारी बढ़ाने थे और जगह तंग थी यहाँ। तो ये सुना है कि तहसील भी पहले इसी में ही थी? तहसील इसके बराबर में थी। पुरानी तहसील और कचहरी एक साथ थी? एक साथ थी। तो दोनों बाहर चली गई? बाहर चली। तो अभी जो रजिस्ट्री ऑफिस भी यही था। अच्छा। हाँ। सारा कुछ यही था। तो अभी जो बाबूजी ये अदालत है अपनी जो चंदौसी की है, ये डीजे तक हो गया है पहले जी। तो पहले मुरादाबाद जाना पड़ा करता था? पहले मुरादाबाद जाना पड़ता। तो पहले तो आप यही चंदौसी में मुरादाबाद भी जाते? मुरादाबाद भी जाता था। कि जो अभी जो अदालतें हैं चंदौसी के अंदर, यहाँ कितने जजेस बैठते हैं? इस वक्त करीब 13-14 जज बैठते हैं। और यहाँ पे लॉयर कितने हैं अपने चंदौसी? लॉयर भी 1000 के आसपास है। 1000 लॉयर हैं, काफी लॉयर हैं। तो आने वाले समय में जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो अच्छा बाबूजी एक चीज और पूछना चाहता हूँ मैं, जैसे पहले जो संबल चंदौसी के जो जज थे वो वकील जो थे वो कम थे, अब सारे संबल से भी वकील यहाँ पे आ गए। तो संबल और वकीलों में कितने फर्क है? चंदौसी में ज्यादा है वकील या संबल के ज्यादा वकील हैं यहाँ पे? देखिए संबल, गिन्नौर, बदायूं, यहाँ के वकील बहुत आए जब से ये डिस्ट्रिक्ट हुआ है। जब से यहाँ कोर्ट आई है, जब से डिस्ट्रिक्ट हुआ है, डीजे हुआ है और यहाँ कोर्टें आई हैं। हाँ। तो तब से जो है वो संबल और गिन्नौर और बदायूं यहाँ के वकील ज्यादा आए। अच्छा। इस बात जो है बराबर समझा। अभी जो गिन्नौर और संबल में जो अदालतें हैं वो कौन से लेवल की रह गई हैं? जूनियर डिवीजन की कोर्ट जो है संबल में है, जूनियर डिवीजन की कोर्ट गिन्नौर में है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट संबल में है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट गिन्नौर में है। हमारे यहाँ सीजीएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हमारे यहाँ एडीजे है जो अपीलें सुनते हैं, हमारे यहाँ डीजे है, सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन दोनों है। सारे ऑल यहीं पे आ गए। अगर कुछ भी मान लीजिए जो इस तरीके से जो खारिज होता है तो उनको चंदौसी आना पड़ेगा, और अगर चंदौसी से भी लास्ट खारिज होता है तो रास्ता इलाहाबाद है। तो इलाहाबाद का तो चंदौसी को महत्व बढ़ा दिया गया है। अभी सुनने में आ रहा है बाबूजी अदालत बड़ी चली जाएगी यहाँ से? हाँ बड़ी चली जाएगी। तो फिर उससे कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ? फर्क पड़ेगा। जैसे देखिए चंदौसी से बहजोई न्यायालय बनेगा, तो कौन सी अदालतें जा सकती हैं? डिस्ट्रिक्ट जज की तो जानी है। अच्छा। और एडीजे भी जाने हैं। अच्छा। सीजीएम भी जाना है। हाँ। सिविल जज सीनियर डिवीजन भी जाने हैं। अच्छा। यहाँ जहां तक मैं समझता हूँ एक सिविल जज सीनियर डिवीजन, एक सिविल जज जूनियर डिवीजन और एक एसीजीएम रह सकते हैं और एक एडीजे। तो जो पुराना था उसी पे पहुंच जाएंगे? उसी पे पहुंच जाएंगे। तो इससे नुकसान होगा चंदौसी का? नुकसान
तो अब जाहिर है थोड़ा बहुत तो होगा ही। तो इसमें वकील भी फिर डिस्ट्रीब्यूट होंगे इधर उधर? हाँ, जैसे कि उनको उधर बैठना है और हाँ। उनको इधर बैठना है। तो जी ये ऐसा क्यों हो रहा है? काफी जगह है यहाँ पे, जगह तंग है अभी तंग है। हाँ, बहुत तंग है, केस ज्यादा है। केस ज्यादा है, जगह तंग है, अदालतों में बैठने लायक जगह नहीं है अदालतों को। अच्छा। बहुत छोटी छोटी कोर्ट्स हैं, कहाँ वकील खड़े हों, कहाँ क्लाइंट खड़े हों, कहाँ उनका ऑफिस बने, बहुत तंग जगह है। तो देखिए ये थे हमारे साथ अली जनाब शकील बारसी अहमद साहब, जिन्होंने डिस्कस की, बहुत सारी बातें आपको बताई। आई होप कि आपको इनकी बात सुन करके बहुत अच्छा लगा होगा और लॉ के बारे में जितनी सारी मैंने इनसे जानकारी ली है वो आप तक पहुंची है, वो सुन के भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बाबूजी अंत में आप युवाओं के लिए एक मैसेज। देखिए, अगर मान लो आप वकालत ही करनी है आपको, तो वकील बन के ही रहिए। अच्छा। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है लॉ पॉइंट की स्टडी करिए। अच्छा। डेली स्टडी करिए, केस की स्टडी करिए, बात समझिए क्लाइंट की, पूरी तसल्ली से उसकी बात सुनिए और सुनने के बाद में उसके केस को तैयार करें, लॉ पॉइंट देखें और पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में लाएं। थैंक यू। तो देखिए किस तरीके से बाबूजी ने बताया कि आप जब अगर इस लाइन में आना चाहते हैं तो उस जिम्मेदारी को पूरे बखूबी तरीके से निभाइए और एक वकील है तो वकील बन करके दिखाइए, जिससे कि आपका भी नाम रोशन हो और जो आपके पास जो आपका क्लाइंट आ रहा है उसका भी काम हो जाए और आपका नाम जो है शहर में भी हो जाए। तो ये थे हमारे साथ जाने माने अधिवक्ता जिनका नाम था जनाब शकील बारसी एडवोकेट साहब, जिन्होंने बहुत सारी आपको बातें बताई लॉ से रिलेटेड और 50 साल का करियर बाबूजी का होने वाला है। तो आज हम इस पॉडकास्ट को अपने यहीं समाप्त करते हैं। अगले पॉडकास्ट में एक और ऐसी हस्ती के साथ आपसे रूबरू होंगे। अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।